ये सुनते ही पास खड़ी देवी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। लेकिन तभी राठी साहब दरवाजे की तरफ आते हुए दिग्विजय जी की ओर बढ़ते हुए कहते हैं, चौहान साहब आप यहाँ। वो दिग्विजय जी के रौब के आगे शैलेंद्र जी अंदर तक कांप गए। आखिर उनका रौब ही कुछ ऐसा था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर वो कहें क्या। वो खुद को उनके सामने काफी छोटा महसूस कर रहे थे। वो अपने हाथ जोड़ उनके आगे विनती भरे स्वर में बोले, हमें माफ कर दीजिए दिग्विजय जी। वो देविका मंडप छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई है। उनकी बात सुनकर भी दिग्विजय जी को कोई हैरानी नहीं हुई। वो दिग्विजय जी ने काफी शांत स्वर से पूछा, क्या दुल्हन शादी के लिए तैयार नहीं थी? उनकी बात सुन शैलेंद्र जी तुरंत तुनक कर बोले, अरे नहीं नहीं मिस्टर चौहान, मेरी बात नहीं है। मेरी देविका तो काफी शरीफ गुणी सुलझी विचारों की धनी है मेरी बेटी। फिर अनु की ओर इशारा करते हुए कहने लगे, सब इसकी ही करतूत है। इसी ने मेरी भोली भाली देविका को पट्टी पढ़ाकर भागने पर मजबूर कर दिया है। दिग्विजय जी बोल पड़े, राठी जी आप कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये सब सुनने के बाद हमने फैसला किया है कि ये शादी तो तय मुहूर्त पर होगी, फिर चाहे मंडप में हमारे पोते के साथ दुल्हन के जोड़े में कोई और ही क्यों ना बैठे। अब सबकी नज़र एक बार फिर अनु की तरफ हो गई, जो सिसक सिसक कर अपने पिता के सीने में लगी रोए जा रही थी। लाख बार सबको कह चुकी थी कि उसने कोई गलती नहीं की है, पर फिर भी कोई मानने को तैयार नहीं था सिवाय उसके पिता के। शैलेंद्र जी दिग्विजय जी के आगे हाथ जोड़ के बोले, हमें माफ कर दीजिए। हमें पता है इससे आपकी इज्जत को काफ़ी ठेस पहुंची है, इसलिए इसके भुगतान के लिए मैं अपनी बड़ी बेटी देवी का हाथ आपके पोते के हाथ में देने के लिए तैयार हूँ। मेरी बेटी देवी को स्वीकार कर मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरे परिवार की लाज रख लीजिए। उनकी ये बात किसी को समझ में नहीं आई और सब उन्हें हैरानी से देखने लगे। दिग्विजय जी सरिता जी के साथ खड़ी अनु की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, हमारे पोते के साथ ये लड़की अब दुल्हन का जोड़ा पहनकर फेरे लेगी। और हाँ, ध्यान रहे जरा सी भी देरी नहीं होनी चाहिए। जल्द से जल्द इस लड़की को तैयार करके नीचे लाया जाए। ये कहकर चौहान साहब वहां से जाने के लिए वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गए। कुछ देर के लिए कमरे में मौजूद सभी लोगों को सांप सूंघ गया। अनु ये बात सुनकर घबरा गई। वो अपने पापा की तरफ देखकर कहती है, पापा देखिए ना, ये सब क्या कह रहे हैं। आप तो जानते हैं ना कि मैं अभी कोई शादी वादी नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन दिग्विजय जी का ये फैसला सुनकर वर्मा जी की खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। अनु दिग्विजय जी को जाते देख उसके पापा की तरफ देखकर कहती है, पापा आप चुप क्यों हैं, कहते क्यों नहीं, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। वर्मा जी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो चुपचाप खड़े अपनी बेटी को देख ही रहे थे। तभी एक रवीली आवाज़ कमरे में गूंजती है, ए लड़की, तुमने सुना नहीं दादाजी ने क्या कहा है? अब ये रोना धोना बंद करके जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। वैसे भी मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। ये कहते हुए रुद्र आगे बढ़कर अनु की बाजू को कसकर पकड़ते हुए कहता है, समझ गई तुम? और इससे पहले कि मुहूर्त का समय निकल जाए जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ। रुद्र राय चौहान को देरी करना बिल्कुल पसंद नहीं है। रुद्र की ये बातें सुनकर दिग्विजय जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलो अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए। अब तुम ही अपनी दुल्हन को जल्दी से फेरों के लिए नीचे लेकर आओ। तुम्हें पता है ना, हमें हर काम वक्त पर करना ही पसंद है। ये कहकर दिग्विजय जी अपनी छड़ी को जमीन में टिकाते हुए वहां से चले गए। उधर
रुद्र के यूं कसकर बाजू पकड़ने की वजह से अनु की कोमल बाजू में दर्द होने लगा, लेकिन ये दर्द इतना तकलीफ देह नहीं था जितना उसके लिए अपनी आंखों के सामने अपने सपनों को चकनाचूर होते हुए देखना था। वो अपना हाथ रुद्र के हाथों से छुड़ाने की कोशिश करती रही। अनु की आंखों में दर्द देखकर अचानक से रुद्र की पकड़ उसकी बाजू से अपने आप छूट जाती है, पर रुद्र की नज़र अनु के मासूम चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। रुद्र के हाथों से अपना हाथ छोड़ते ही अनु भागकर अपने पापा के पास गई और उनके गले लगकर रोते हुए कहती है, पापा, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप समझाइए ना इन लोगों को, ये हमारे साथ ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। हालांकि वर्मा जी को भी अपनी बेटी को ऐसे रोते देख बड़ा दुख हो रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहते, रुद्र उनकी तरफ देखकर कहता है, और हाँ, आप 10 मिनट के अंदर अपनी बेटी को दुल्हन बना के नीचे मंडप ले आइए, यही आप लोगों के लिए बेहतर होगा। यह कहकर रुद्र वहाँ से चला गया। वर्मा जी की जुबान जैसे खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। सिर्फ वर्मा जी की नहीं, वहाँ मौजूद किसी भी इंसान के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। तभी सरिता अनु के पास आकर रोते हुए उसका हाथ पकड़कर कहती हैं, चलो बेटी, चलकर तैयार हो जाओ, मुहूर्त का वक्त हो रहा है। अनु के कदम आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। वो अभी भी वहीं खड़े होकर अपने पापा की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थी। उसे अभी भी इंतज़ार था, शायद उसके पापा ये सब होने से रोक देंगे, लेकिन जब उसके पापा ने रोते हुए उसकी तरफ देखा तो उसकी वो उम्मीद भी टूट गई। वो आज अपने पापा की आंखों में लाचारी साफ साफ देख पा रही थी, इसलिए चुपचाप रोते हुए अपनी माँ के साथ अंदर चली गई। सभी लोग धीरे धीरे करके उस कमरे से चले गए। अनु एक बेसुध बेजान लाश की तरह आईने के सामने तैयार होने के लिए खड़ी हो जाती है। उसकी जिंदगी के सारे सपनों का उसके सामने खून जो हो रहा था, वो इतनी मजबूर थी कि कुछ कर भी नहीं पा रही थी। अपने सपनों के लिए हर समय सबसे लड़ने को तैयार रहने वाली लड़की आज चुपचाप अपने उन्हीं सपनों का अपने ही हाथों से गला घोटने जा रही थी। अगले 10 मिनट में जब अनु को दुल्हन के लिबास में तैयार करके नीचे लाया गया तो किसी की भी आंखें उससे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर अनु थी कि इतनी खूबसूरत और मासूम, गोल चांद सा चेहरा जिसे देखकर एक बार तो चांद भी शर्मा जाए। लाल रंग के उस दुल्हन के जोड़े में अनु इतनी खूबसूरत लग रही थी मानो किसी राजघराने की रानी उतर रही हो। शायद रुद्र जैसे राजकुमार के लिए अनु जैसी राजकुमारी ही बनी थी, इसलिए इस तरह उन दोनों का रिश्ता जुड़ रहा था। खैर, इस धरती पर अक्सर वही होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती है। एक पल के लिए तो अनु को देखकर रुद्र की नज़रें भी उसके मासूम चेहरे पर रुक गईं। थोड़ी ही देर में शादी की सारी रस्में होने के बाद जब फेरों की बारी आई, अनु बेसुध सी हालत में धीरे धीरे चल रही थी। ये देखकर रुद्र को बहुत गुस्सा आ गया था। उसने झट से अनु का हाथ कसकर पकड़ा और जल्दी जल्दी फेरे लेने लगा, मानो जैसे शादी किसी जबरदस्ती में कर रहा हो। फेरे पूरे होते ही रुद्र अनु का हाथ छोड़कर मंडप से नीचे उतर जाने लगा। उसे ऐसे जाते देख सभी हैरान थे, एक दूसरे से देखने लगे। तभी दिग्विजय जी रुद्र की तरफ देखते हुए कहते हैं, अरे रुद्र बेटा, कहाँ जा रहे हो? अभी तो विदाई की रस्म होनी बाकी है। दादाजी की आवाज़ सुनकर रुद्र वहीं रुक गया और अनु के पास वापस आकर उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हुए कहता है, ये लीजिए और चलिए अब यहाँ से, बस हो गई विदाई। वैसे भी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी कुछ ही देर में
हम लोगों की फ़्लाइट है मुंबई के लिए और आज के बाद इन लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ये कहते हुए वो अनु को लेकर आगे बढ़ गया। उसके पीछे पीछे उसके परिवार के बाकी लोग भी जाने लगे। कुछ देर में ही चौहान परिवार अपनी बहू अनु को लेकर गाड़ियों में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। अब आगे देखना है कि अनु के साथ क्या क्या होगा, उसकी ज़िंदगी क्या मोड़ लेकर आएगी। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।